साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रीट 2026 एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी मंथ में कभी भी शुरू हो सकता है। तो इस बीच जब भी शुरू होगा, विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल जब भी जारी किया जाएगा, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और इसके अलावा कोर्ट केस वाला जो भी फैसला आएगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं और डीवी के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। पहले सुनने में आया था कि जुलाई मंथ में भी रीट लेवल फर्स्ट के हो और रीट लेवल द्वितीय दोनों के डीवी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और डीवी आपके जिले में ही आयोजित की जाएगी। लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये नोटिस भी आया था जो मैंने आपको साथ साझा भी किया था। अब डीवी का शेड्यूल जब भी जारी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर होगा, किस समय आयोजित होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, वो तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। लेकिन उस डॉक्यूमेंट के जो फॉर्मेट जब आएंगे आपके, कुछ जैसे कि चेकलिस्ट वाला होगा तो वो चेकलिस्ट आपको किस तरह से फिल करनी है, वो जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल तो उसी के साथ आएगा चेकलिस्ट। तो वो जब आएगा तभी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपको अपनी चेकलिस्ट भी किस तरह से फिल करनी है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है वो आपके साथ क्या, आपको मिस्टेक को किस तरह से सुधार करना है, वो भी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके नंबर उस कैटेगरी में जितने आपके नंबर आए हैं। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा है तो आपका डीवी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और स्क्रूटनी फॉर्म भी उन्हीं से फिल करवाए गए थे जो कि डीवी के लिए एलिजिबल थे। यानी कि अगर आपके मार्क्स आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है उतने हैं, कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज्यादा है तो आपका डीवी जरूर होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने सेट तैयार रखने हैं, टोटल 3, जिसमें 2 फोटोकॉपी सेट होते हैं और एक ओरिजिनल सेट होता है। ओरिजिनल जब आपका डीवी, जो भी दल आपका डीवी आयोजित करवाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करके वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन फोटोकॉपी सेट है वो एक तो आपके पास रखनी होगी आपको संभाल कर, और दूसरी वो सबमिट कर देंगे। तो फोटोकॉपी सेट में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ, चाहे लेवल फर्स्ट वाले हैं या लेवल सेकेंड वाले हो, जो भी हो, सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी होगी। अब चेकलिस्ट आपको कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो वो जब डीवी शेड्यूल जारी होगा तब आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ ही चेकलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और वो हम भी आपको बता देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसके फॉर्मेट भी अवेलेबल करवा देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब चेकलिस्ट आने के बाद किस तरह से फिल करनी है वो मैं जब चेकलिस्ट जारी होगी तो बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहे रीट लेवल फर्स्ट का हो या रीट लेवल सेकंड का हो, चाहे उसके डीवी से रिलेटेड कोई अपडेट आए या कोर्ट केस को लेकर 11 प्रश्नों वाले डिलीट को लेकर हो, या मामला लेवल 2 का कोई भी कोर्ट केस को लेकर मामला हो, तो उसको लेकर भी जो भी फैसला आएगा पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी होगी। उसके बाद आपको रीट मेंस का फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया था वो आपको फॉर्म उसके ऊपर रखना है। अब ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, कुछ साथी कहेंगे कि हमारे पास तो फॉर्म अब गुम हो गया, हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फॉर्म एसएसओ आईडी पर, अगर आपके पास अभी फॉर्म नहीं है, कहीं गुम हो गया है, आप एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो माई रिक्रूटमेंट में आपके जितने भी आज तक आपने फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री अवेलेबल होगी। तो वहां से आप रीट लेवल फर्स्ट वाले हो चाहे रीट लेवल सेकंड वाले हो, आप अपने जो भी भर्ती का नाम है उसके सामने ऑप्शन आएगा व्यू एप्लीकेशन का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और उसी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर डीवी के समय लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने फिल किया था, जो अभी कुछ दिन पहले ही फिल करवाए गए थे लास्ट मंथ में, लेवल फर्स्ट वालों से भी और लेवल सेकंड वालों से भी, तो वो स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना होगा। वो भी डाउनलोड आप जब डिटेल कम स्क्रूटनी में जाओगे तो अगर आपका सबमिट सक्सेसफुल हो गया है तो डाउनलोड का भी फॉर्मेट वहां पर आ चुका है, आप वहां से डाउनलोड करके लेके जाओगे। और उसमें जो आपने फीस रसीद जमा की थी उसकी भी कॉपी आपको लेके जानी होगी, वो भी आपका वहां पर अवेलेबल रहेगी पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। इसके बाद एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा जहां पर प्राथमिकता दी जाती है आधार कार्ड को, जिसमें आपका फोटो अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट का, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए। इसके बाद आपको 10th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब देखो किसी किसी बोर्ड में क्या होता है,
अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है, तो किसी किसी बोर्ड में ये एक ही होता है। तो जिनके एक ही होता है उन्हें वो एक ही लेके जाना होगा, और जिनके अलग अलग है तो फिर उन्हें वो दोनों लेके जाने होंगे। अब ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और उनके दो दो फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे। एक फोटोकॉपी सेट आपको अपने पास सुरक्षित रखना, और एक फोटोकॉपी सेट डीवी के समय आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको 10th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, 10th के हो गए, 12th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके बोर्ड में जो 10th हो या 12th हो, अगर अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो वो आपको दोनों लेके जानी होगी, अगर एक ही है तो फिर वो आपको एक ही लेके जाना। अगर आपके किसी भी मार्कशीट में, चाहे वो आपकी 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, बीएड की हो, अगर उसमें आपके नाम में कोई त्रुटि है, नाम में अगर स्पेस है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या स्पेस को लेकर दिक्कत है, तो फिर उसके साथ आपको एफिडेविट भी देना होगा, नहीं तो आपको वहां पर फिर आपसे मांगा जाएगा। और प्रोविजनल नहीं तो कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी, देखो प्रोविजनल तभी किया जाता है जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई और वो आपने नहीं पेश किया, वहां पर नहीं दिखाया, तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। और जब तक वो डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखाओगे आपको प्रोविजनल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन की, चाहे आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन हो या 3 साल की हो, उनकी आपके जितने भी सेमेस्टर थे उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका और डिग्री आपको दिखानी होगी। ये ओरिजिनल भी दिखानी होगी और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना होगा। इसके बाद अगर आपने आवेदन करते समय फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल फिल की है, चाहे आरसीआईटी की भी फिल कर रखी है, तो वो भी आपको शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। फिर चाहे वो आरसीआईटी यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन आपने आवेदन के समय उसका जिक्र किया हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र किया हो, तो वो फिर आपको लेके जाना होगा, वहां पर आपको दिखाने होंगे। इसके बाद आपको बीएड की, चाहे आपके 2 साल की हो, 1 साल की, जो भी बीएड हो उसकी, चाहे बीएसटीसी लेवल फर्स्ट वालों के लिए बीएसटीसी और सेकंड वालों के लिए बीएड है, तो उनके डिग्री और मार्कशीटें आपको दिखानी होगी। इसके बाद रीट का प्रमाण पत्र भी, पात्रता वाला प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा, वो भी दिखाना होगा कि आप पात्रता पास तो है, तो वो भी आपको दिखाना होगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो उसके साथ आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। और मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके बहुत पहले का बना हुआ, आज से 15-20 साल पहले का बना, तो आप एक और नया बनवा लीजिए। क्या पता वहां से डीवी के समय आपके डॉक्यूमेंट जब चेक किए जाए तो वहां पर और लेटेस्ट मांग लिया जाए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहे एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो उसके साथ आपको एफिडेविट देना होगा। लेकिन इस बीच अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो फिर वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता। आपको ना तो एफिडेविट की आवश्यकता होगी, न ही नया बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बीच अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ लेकिन 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो फिर आपको एफिडेविट देना होगा। और 1 साल से ज्यादा पुराना है और एफिडेविट दे रहे हो तो वो एफिडेविट मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहेगा, यानी कि 3 से भी ज्यादा साल का पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। और जब आपका डीवी होगा उस समय आपको नया भी लेके जाना होगा, पुराना भी लेके जाना होगा। अगर आप नया और पुराना दोनों लेके जा रहे हो तो एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आप नया ही लेके जा रहे हो, पुराना नहीं है, गुम हो चुका, तो फिर उसके साथ आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट पहले से सरकारी सेवा में है तो उन्हें एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर आपके जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बना हो तो उसके साथ आपको एफिडेविट की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने देखे होंगे जब स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू किए गए थे तो बोर्ड की वेबसाइट पे कुछ फॉर्मेट भी अपलोड किए गए, जिसमें आपके संविधान को लेकर था, विकल्प पत्र को लेकर था, सामान्य घोषणा पत्र का था, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया वो सब सही है, किसी के डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर कोई दस्तावेज जाली या फर्जी पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर। या फिर किसी का विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनका विवाह घोषणा पत्र का फॉर्मेट हुआ है। दहेज वाला हुआ, दहेज वाला सभी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल करना होगा, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड हो। अनमैरिड वालों को भविष्य में दहेज नहीं लेंगे और मैरिड वालों ने मैरिज के समय दहेज नहीं लिया, इसको लेकर हुआ है। और भी विकल्प पत्र हुआ, यानी कि किसी का सिलेक्शन अगर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों कैटेगरी से हो गया है तो वो अभी कौन से सेलेक्ट करना चाहता है, नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, उसके लिए उसे विकल्प पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तंबाकू गुटखे का आप सेवन नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं तो इसको लेकर भी आपके फॉर्मेट है बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे तो वो आपको लेके जाने होंगे। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाने हैं, टोटल 3, जिसमें से एक तो आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि आपने अंतिम
शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त की है, स्कूल से की है, चाहे कोई कोचिंग से की है, चाहे आपने कॉलेज से की है, तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। और इसके अलावा 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र होने चाहिए। जो राजपत्रित अधिकारी वाले हैं वो आपके लेटेस्ट के होने जरूरी है। इसके बाद मूल निवास, संतान, दहेज, शैक्षणिक योग्यता, और अगर कोई महिला परित्यक्ता या विधवा कैटेगरी की है तो उन्हें उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें विकलांग का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और अब विकलांग पीएच के लिए तो आपको मालूम है यूडीआईडी कार्ड भी दिखाना कंपलसरी है, जिसमें आपकी मिनिमम 40% अनिवार्यता होनी कंपलसरी है। इसके अलावा अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया तो उन्हें स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और ये जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हुए, पीएच कैटेगरी के सर्टिफिकेट हुए, ये सभी सर्टिफिकेट आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले के होने चाहिए। उसके बाद में उसमें ऐसा नहीं है कि एफिडेविट से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना होगा, एक में ओरिजिनल और दूसरे फोटोकॉपी सेट। अटेस्टेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जब स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो उसी फॉर्मेट के अंदर लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म का भी फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपनी तरफ से तैयार रखने हैं। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी डीवी का प्रोसेस जो भी रहेगा यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का, जिस दिन पहले दिन जिन कैंडिडेट का डीवी होगा जब भी शुरू होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जब भी पहले दिन का डीवी जिन भी कैंडिडेट का होगा उनसे रिव्यू लेकर भी आपको बता देंगे कि डीवी का प्रोसेस क्या रहा है शुरू से लेकर अंत तक का, वो कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बता देंगे। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, आपको उन एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो अपडेट बोर्ड से आए, विभाग से आए या कोर्ट से आए, फिर चाहे अपडेट आपके दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी हो या फिर जो डिलीट क्वेश्चन हुए उनसे जुड़ी अपडेट हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, एफिडेविट की कहाँ आवश्यकता होती है। एफिडेविट की आपके एक तो जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये अगर आपके लेट बने हुए हैं तो उसमें आपका एफिडेविट काम चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके किसी सर्टिफिकेट या मार्कशीट में नाम में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, तो फिर उसके लिए आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं चाहिए, वो जब आपकी नियुक्ति होगी उस समय उसकी जरूरत होती है। अभी डीवी के समय वो आपसे नहीं मांगे जाएंगे। डीवी के समय आपके वही डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। अब अगर किसी साथी के साथ ऐसा केस हो जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब उसने फिल किया था उसमें उसने गलती से एससी कैटेगरी फिल कर दी, जबकि वो रियल में ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, और अब उसका जो डीवी के लिए नाम आया तो वो उसकी एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आया है, तो फिर डीवी के समय उसकी दिक्कत तब होगी जब वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो ओबीसी कैटेगरी का बंदा है। फिर उसकी कट ऑफ के जो उसके मार्क्स है अगर वो ओबीसी को क्रॉस कर रही है तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ओबीसी की कट ऑफ क्रॉस भी नहीं हो रही है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उसने गलती से एससी से आवेदन किया था लेकिन वो है ओबीसी कैटेगरी का, तो उसने एससी की तो कट ऑफ क्रॉस की है इसलिए उसका डीवी में नाम आ गया, क्योंकि फॉर्म में एससी कैटेगरी लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आया डीवी में, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी का है। लेकिन अगर उसने ओबीसी की कट ऑफ क्रॉस कर नहीं रखी है तो फिर उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और उस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। अब और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं।